इन 10 बातों को अगर आपने फॉलो कर लिया ना तो मेंटेनेंस केस फाइल होने के बाद भी आपके अगेंस्ट में मेंटेनेंस ऑर्डर पास नहीं होगा, पर अगर हो भी गया तो बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस आपको पे करना होगा। नंबर 1 है जीरो योर बैंक बैलेंस। अगर आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस है तो उसे जीरो कर दीजिए। जीरो इन द सेंस जितना मिनिमम अमाउंट मेंटेन करने की जरूरत है उतना ही मेंटेन कीजिए, क्योंकि जब आप एफिडेविट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी फाइल करेंगे तो उसके अंदर आप कैश बैलेंस को तो हाइड कर सकते हैं, लेकिन आप बैंक बैलेंस को हाइड नहीं कर सकते। बैंक बैलेंस को आपको शो करना ही होगा। तो अगर आपको नहीं पता है कि एफिडेविट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी क्या है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, वीडियो के आगे मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं। नंबर 2, ट्रांसफर व्हीकल ओनरशिप। अगर आपके नाम पे 2 व्हीलर या 4 व्हीलर कुछ रजिस्टर है तो इमीडिएटली उसका रजिस्ट्रेशन किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि एफिडेविट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी में ये भी आपको शो करना होता है। तो मैं आपको एक डिस्क्लेमर देता चलूं कि यहाँ पे जो 10 बातें मैं आपको बता रहा हूं उसके अंदर किसी तरह की कोई डील या ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है तो आप किसी ऐसे बंदे के साथ कीजिए जिसके ऊपर आपको पूरा भरोसा हो। कहीं ऐसा ना हो कि वो बंदा ही आपको डिच करे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया कि आपके पास 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है तो आप उसका रजिस्ट्रेशन किसी दूसरे के नाम पे करा सकते हैं, तो किसी दूसरे ऐसे ट्रस्टेड बंदे के नाम पे आप उसका रजिस्ट्रेशन करवाइए कि अपील पीरियड खत्म होने के बाद जब आप वापस से अपने नाम पे ट्रांसफर करना चाहें तो वो बंदा आपको डिच ना करे। नंबर 3 है इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम। अगर आपने किसी तरह की कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो सबसे सेफ ये है कि इसके बारे में किसी को पता ही ना चले, कोर्ट तक ये बात आए ना, और अगर किसी को पता चल गई है तो आप इसका प्रीमियम अपने किसी फैमिली फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के नाम से भरवाइए और ये स्टैंड लीजिए कि आपकी लायबिलिटी इतनी ज्यादा हो गई है कि आप अपने इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम तक नहीं भर पा रहे हैं। लेकिन यहां पर भी आप उस डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिए। नंबर 4 है शो योर लायबिलिटीज एंड डिपेंडेंट। जब आप अपना एफिडेविट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी फाइल करेंगे तो उसके अंदर आपकी लायबिलिटीज ज्यादा शो होनी चाहिए, आपकी असेट्स कम शो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप शो कर सकते हैं कि आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, आपने लोन लिया हुआ, आपने कोई चीज मॉर्गेज रखी हुई है, आपके एम्प्लॉयज की सैलरी पेंडिंग है, आपके सप्लायर्स के पेमेंट पेंडिंग है, आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टैक्सेस पेंडिंग है, आपके बिल्स पेंडिंग है। इसी तरह से आप शो कर सकते हैं आपके डिपेंडेंट्स, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंडेंट्स है, आपके छोटे भाई बहन आपके ऊपर डिपेंडेंट्स है, आपकी कोई विडो सिस्टर है या कोई डिवोर्स सिस्टर है जो आपके साथ आपके घर में रह रही है तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप किचन के एक्सपेंसेस हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, एजुकेशन एक्सपेंसेस है, मोबाइल एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस है, इन सारे एक्सपेंसेस की बिल आप अपने पास में रखिए और कोर्ट में शो कीजिए कि ये सारे एक्सपेंसेस मेरे डिपेंडेंट्स के हैं जो मुझे पे करने हैं। नंबर 5 है पर्सनल लोन। एफिडेविट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी में अपने लायबिलिटीज को ज्यादा से ज्यादा शो करने के लिए आप पर्सनल लोन को भी शो कर सकते हैं कि सारे ईएमआईज आप ऑनलाइन पे कीजिए, उसके ट्रांजैक्शन रिसिप्ट को अपने पास रखिए ताकि आप कोर्ट को शो कर सके कि ये भी आपकी एक लायबिलिटी है। नंबर 6 है डिसोन एंड डिबार्ट बाय द पेरेंट्स। मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि हस्बैंड ये स्टैंड लेते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमको जायदाद से बेदखल कर दिया है। ये स्टैंड हर केस में सूटेबल नहीं है, आपको देखना पड़ेगा कि ये स्टैंड आपके केस में सूटेबल है या नहीं। फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स की कोई सोर्स ऑफ इनकम है, वो कहीं जॉब करते हैं और उनकी इनकम या सैलरी उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है, तो ऐसी कंडीशन में आप ये स्टैंड ले सकते हैं कि आपके पेरेंट्स ने आपको अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है। अगर आपके पेरेंट्स की कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो कहीं पे जॉब नहीं करते हैं, उनके बैंक अकाउंट में कोई अमाउंट क्रेडिट नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में आप ये स्टैंड नहीं ले सकते, ये स्टैंड आपके अगेंस्ट चला जाएगा। रादर आपको यहाँ पे ये स्टैंड लेना चाहिए कि आपके पेरेंट्स जो है वो आपकी लायबिलिटीज है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, उनकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनके सारे अखराजात जो है वो आपको पूरे करने हैं, इसके लिए वो आपके ऊपर डिपेंडेंट्स है, आपकी लायबिलिटी है। डिसोन डिबार्ट वाले स्टैंड को लेने से बेहतर है आप ये स्टैंड लीजिए कि आप जो है एक ही घर में रहते हैं लेकिन आपने दोनों का किचन अलग कर दिया है। आपका किचन अलग है, आपके पेरेंट्स का किचन अलग है। आपकी वाइफ आपके पेरेंट्स से हर रोज झगड़ा करती थी, इसलिए आपने दोनों का किचन अलग कर दिया। दोनों का किचन अलग है लेकिन दोनों के किचन के जो एक्सपेंसेस है वो आप ही बेयर कर रहे हैं। आप अपने किचन का एक्सपेंसेस भी बेयर कर रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स के किचन का भी एक्सपेंसेस बेयर कर रहे हैं। तो घुमा फिरा कर अगर देखा जाए तो आपके पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंडेंट ही हैं, आप भी। तो ये स्टैंड जो है ज्यादा बेटर है डिसोन डिबार्ट से ज्यादा। और डिसोन डिबार्ट वाला जो स्टैंड है वो बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, जहां इसकी जरूरत हो वही ये स्टैंड लीजिए, अननेसेसरी स्टैंड को नहीं लीजिए। नंबर 7 है हाइड योर इनकम। ज्यादा से ज्यादा कैश में ट्रांजेक्शन करने की कोशिश कीजिए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को अवॉइड कीजिए। बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कीजिए। आप किसी ऐसी कंपनी में जॉब करते हैं जहां से आपकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है तो आप अपनी कंपनी से बात कीजिए कि फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम अगर वो कैश में आपको सैलरी दे सके या कोई और एडजस्टमेंट कर सके तो कोई और वे आउट निकाल सके। तो अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आप नील भरें या तो फिर मिनिमम इनकम टैक्स भरने की कोशिश कीजिए। आप अपने सीए से कंसल्ट कीजिए इस टॉपिक पे ऊपर, वो आपको ज्यादा बेटर गाइड कर पाएंगे। नंबर 8 है एफिडेविट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। अभी एफिडेविट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी होता क्या है, इसको अगर मैं लेमन वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूं तो इसका
मतलब ये कि आपकी इनकम क्या है, आपके एक्सपेंसेस क्या है, आपके पास असेट्स क्या क्या है और आपके ऊपर लाइबिलिटीज क्या क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास मोबाइल है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज है, ये आपकी असेट्स है। आपके ऊपर कार लोन है, होम लोन है, व्हीकल लोन है, पर्सनल लोन है, ये आपकी लाइबिलिटीज है। सो असेट और लाइबिलिटी को एफिडेविट फॉर्म में आपको सबमिट करना होता है और जो कोई हस्बैंड या वाइफ कोई गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो उसके अगेंस्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल होता है। महाराष्ट्र में ये एफिडेविट फाइल किया जाता है। अगर किसी स्टेट में ये एफिडेविट फाइल नहीं किया जाता है तो आप हस्बैंड या वाइफ की असेट और प्रॉपर्टी के बारे में सेक्शन 91 सीआरपीसी में एक एप्लीकेशन फाइल करके उसकी डिटेल्स मंगा सकते हैं। नंबर 9 है अपील। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर आपके अगेंस्ट में मेंटेनेंस ऑर्डर पास हो जाता है तो आप अपील में जरूर जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि कोई पॉइंट छूट जाता है या फिर ट्रायल कोर्ट आपके आर्ग्यूमेंट को कंसीडर नहीं करता है, तो इस बेस के ऊपर आपको मेंटेनेंस ऑर्डर को चैलेंज करके अपील फाइल कर सकते हैं। क्रॉस केस अगेंस्ट वाइफ। अगर वाइफ ने आपके अगेंस्ट में मेंटेनेंस केस फाइल किया है तो आप भी वाइफ के अगेंस्ट में मेंटेनेंस केस फाइल कीजिए। अगर वाइफ ने आपके अगेंस्ट में डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया है तो आप भी वाइफ के अगेंस्ट में डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कीजिए। अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम ऐसा है या आप किसी ऐसी कंपनी में जॉब करते हैं जहां से आपकी सैलरी या इनकम डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में नहीं आती, आप कैश में ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप वाइफ के अगेंस्ट में मेंटेनेंस केस फाइल कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप मेंटेनेंस केस फाइल करेंगे तो आपको मेंटेनेंस मिल ही जाएगा, लेकिन आप वाइफ के ऊपर एक प्रेशर बनाने के लिए ये केस जरूर फाइल कीजिए। और अगर वाइफ आपके अगेंस्ट में डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करिए तो आप अपनी मदर या सिस्टर के जरिए वाइफ के ऊपर एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकते हैं। और ये केस आप उसी कोर्ट में फाइल करवाइए जिस कोर्ट में वाइफ ने आपके अगेंस्ट में डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया है, क्योंकि जब दोनों केस एक ही कोर्ट में होगा तो जज को भी पता चलेगा कि आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है और वाइफ कोई दूध की धुली हुई नहीं है। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।